दोस्तों, बिहार के चुनावी माहौल में हर दिन एक नया ट्विस्ट आता है। एक तरफ राहुल गांधी मछुआरे समाज के लोगों के साथ नदी में डुबकी लगाए, मछुआरे समाज के वोटरों को साधने की कोशिश किए। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के लिए यह कह दिया कि उनको अब नया मंत्रालय बना लेना चाहिए, अपमान मंत्रालय। प्रियंका गांधी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि चुनाव का समय जब है, जब रिजल्ट का समय आया है, जब ये बताने का समय आया है कि आपने जनता के लिए क्या किया, उन्हें क्या दिया, तब आप रोना रो रहे हैं। इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा कि अब एक अपमान मंत्रालय भी बना लेना चाहिए। बात बात पर अपमान की बात नरेंद्र मोदी करते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, बीजेपी जंगल राज की बात कर रही है और इधर तेजस्वी यादव का जो वादा है हर घर सरकारी नौकरी का, वो कैसे जंगल राज पर भारी पड़ रहा है। कैसे युवा और महिलाएं बिहार के चुनाव का खेल पलट सकते हैं, बदल सकते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ प्रेम कुमार सर हैं। वो पिछले 5-6 महीनों से लगातार बिहार की एक एक विधानसभा सीट देख रहे हैं और फिलहाल पटना में है। कैसे हैं प्रेम कुमार सर? देखिए, बीते 5 महीने में हम पटना ही नहीं, बिहार के विभिन्न जिलों में घूम चुके हैं। एक बड़ा सर्वे कर चुके हैं 49 सीटों पर। हालांकि वो सर्वे जुलाई में हमने किया था। उसके बाद से लगातार बने हुए हैं। कुछ एक दिन के लिए बीच में दिवाली में घर गया था दिल्ली, लेकिन मोटे तौर पर बिहार में हूँ। और सर, नरेंद्र मोदी इतनी रैली करने वाले हैं बिहार में और अभी पहुंच गए, एकदम डट गए हैं बिहार में। क्या माहौल देख रहे हैं आप? राहुल गांधी जैसे मछुआरे समाज के साथ हमको नदी में दिखाई दिए, प्रियंका गांधी आज आई, खूब दहाड़ी, उन्होंने कहा अपमान मंत्रालय खोल लें प्रधानमंत्री जी। ये अपमान का रोना रोना कब छोड़ेंगे मोदी जी? इसका कुछ असर पड़ता है क्या? जब वो रोते हैं तो लोग भावुक हो जाने लगे हैं क्या बिहार के? देखिए, एक राजनीति में एक परसेप्शन बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे तो जनता जो है खिलाफ बोलने वाले को हरा देगी। इस समय मणिशंकर अय्यर ने यह कहा था, तो कभी प्रियंका गांधी ने यह कहा था, तो कभी सोनिया गांधी ने वो कहा था। ये सारी बातें वो जोड़ते हैं ताकि कोई नरेंद्र मोदी जी के विरोध में न बोले। भले ही नरेंद्र मोदी जी स्वयं किसी का कुछ भी अपमान करते रहे, वो उनको राइट है, विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन उनको ना बोले। लेकिन अब क्या है, अब तो चुनाव बीजेपी हारने भी लगी है। वे लोकसभा सीट में भी एक सबक मिला है और कर्नाटक जैसा प्रदेश छीन गया है, इसके बावजूद कि वो ज्यादा स्टेट्स जीते हैं। लेकिन विजय रथ जो पहले होता था निर्बाध तरीके से चलना, उसमें बाधा पड़ी। बिहार में भी बीजेपी किसी न किसी गठबंधन में ही अपने आप को पाती है। अकेले बिहार में लड़ने जीतने की क्षमता उसकी भी नहीं है, कांग्रेस की भी नहीं है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की नहीं है। इवन क्षेत्रीय दल भी हिम्मत नहीं करते कि अकेले चुनाव लड़ सके। लेकिन बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जी के रूप में स्टार प्रचारक हैं। उनके पास वो तमाम तामझाम है जिससे कि वो अट्रैक्ट करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उनका प्रभाव नहीं है, प्रभाव है। लोगों के बीच जाइए तो लोग नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, देश को सुरक्षित बनाया, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन विरोध में भी स्वर है। अब मैं कल की रैली की बात करता हूँ, कल के रोड शो की। तो रोड शो में मैंने देखा कि पूरे एक तो सुबह से दुकानें सारी बंद करा दी गई थी। दूसरा ये था कि जिधर से वो गुजरने वाले थे वहाँ बड़े-बड़े जो वो बोलते हैं टीवी स्क्रीन लगाए हुए थे, उसमें सॉन्ग चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां बताई जा रही थी। पूरा माहौल था जैसे कि कोई पूजा का उत्सव होता, वैसा उत्सव जैसा बनाया गया था। लेकिन सड़कें सूनी थी और जब नरेंद्र मोदी जी की गाड़ी गुजरने लगी तो रोड तो पूरा बैरिकेटिंग किया हुआ था, सड़क एकदम साफ थी प्रोटोकॉल के हिसाब से। अब दुकान और सड़क के बीच में पतली सी 6 फुट की जगह होती है, उसी 6 फुट में लोग आए और जो लोग आए वो भी कार्यकर्ता थे। तो उसको कैमरे का खेल था कि बहुत ज्यादा भीड़ बताया जा रहा था, लेकिन भीड़ थी नहीं। उनके सम्मान के हिसाब से तो कतई भीड़ नहीं थी। हमने नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े रोड शोज देखे हैं, वो पटना में छतों पर नहीं थे। महिलाएं आरती कर रही थी। वो आरती करने वाली महिलाएं ही, उनकी बाइट्स हमने देखी हैं। वो शिकायत कर रही थी कि हमें सुबह से बुला लिया गया था, गांधी मैदान में हमें टॉयलेट करने की जगह नहीं मिल रही थी, गांधी मैदान में घुसने नहीं दिया जा रहा था। हम मतलब बहुत शिकायती थी वही महिलाएं जो आरती कर रही थी, वही उसी ड्रेस उसी वेशभूषा वाली महिलाएं ये शिकायत कर रही थी। तो अच्छा कुल प्रेम मिला कुमार सर, के आप तो कल थे वहां ग्राउंड पर जब नरेंद्र मोदी का ये रोड शो चल रहा था। नीतीश कुमार तो वहां मौजूद नहीं थे, तो वहां के लोगों में क्या माहौल था? क्योंकि जो
बिहार में वोटर है, कोर वोटर, वो तो नीतीश कुमार का वोटर है, वो तो नीतीश कुमार को अपना नेता मानता है, जो जेडीयू का वोटर है। तो उन लोगों में क्या संकेत जा रहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं और नीतीश कुमार उनके बगल में नहीं खड़े हैं, तो जब आप देख रहे थे कि मोदी आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे लोग क्या सोच रहे थे? देखिए, आम लोग तो नीतीश जी के एब्सेंट होने को दोनों तरह से देखते हैं। जो लोग समर्थक हैं वो तो कहते हैं भाई वो भी रैली में लगे हुए हैं, अलग अलग रैलियां कर रहे हैं। और जो लोग थोड़ा विरोधी हैं या राजनीतिक रूप से जागरूक हैं, वो क्वेश्चन कर रहे थे कि ऐसा क्या है कि स्टेट का भी कोई लीडर, बीजेपी का भी उनके साथ खड़ा नहीं है। भाई दो दो डिप्टी सीएम है, कोई तो साथ में होते। या जी। ललन सिंह जी सेंटर में मिनिस्टर हैं और एक खुद सेंटर में प्रधानमंत्री हैं। तो मंत्री और मंत्री परिषद के दो सदस्य, बिहार का स्टेट इलेक्शन है। तो ये क्वेश्चन कर रहे थे और इसको निश्चित रूप से राजनीतिक हल्के में उस विवाद से जोड़ा जा रहा है जिसमें तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा घोषित कर दिए जाने के बाद नीतीश कुमार बहुत आहत हैं। और वो चाहते थे कि कम से कम मैनिफेस्टो के समय घोषित कर दिया जाए उनका नाम चेहरे के तौर पर। वो नहीं हुआ। मैनिफेस्टो बहुत थोड़े समय के लिए चला, 7 सेकंड्स में वो सेरेमनी, एक तरह से मैनिफेस्टो लॉन्च हो गया। तो उसके बाद 30 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी जी के साथ में वो रैली शेयर नहीं करते हैं और फिर रोड शो से भी गायब रहते हैं। तो राजनीतिक हल्के में ये मतलब निकाला जा रहा है कि नीतीश कुमार ने मन में ठान लिया है कि ये विरोध जो है हमको दर्ज कराना है, जन एक मैसेज देना है कि ये इसी चीज को थोड़ा सा और हम जोड़ें तो चिराग पासवान से भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि बीते चुनाव में चिराग पासवान 135 सीट पर लड़कर एक सीट जीते थे उनकी पार्टी। और उन मतलब नुकसान कराया था जेडीयू का भारी। पूरे एनडीए में लगभग 29-30 सीटों का तो नुकसान चिराग पासवान ने कराया। तो इस बार के चुनाव में ये देखा जा रहा है कि जेडीयू के कार्यकर्ता चिराग पासवान के जहां कैंडिडेट्स हैं, 29 जगहों पर कैंडिडेट्स हैं, उन जगहों पर वो कोऑर्डिनेट करने और समर्पण करने, समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि ये जीतेगा या मजबूत होगा तो हमारा ही पर्क उतरेगा, हमारे ही सीएम कुर्सी पर भी दावा करेगा, हमारे ही नुकसान भी करेगा। तो हम इसको देखते हुए हमें ये लगता है कि एक कोऑर्डिनेशन की कमी जेडीयू, बीजेपी और इसमें नजर आती है एलजेपी के बीच में। और ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि कागज पर बहुत मजबूत दिख रही है, एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है, नीतीश कुमार जिनके साथ होते हैं वो मजबूत गठबंधन होता है। तो उस हिसाब से, लेकिन उनकी सबसे बड़ी लेकिन कमी प्रेम यही कुमार है। सर, नीतीश कुमार का जो वोटर ये देख रहा है कि नीतीश कुमार और भाजपा एक दूसरे से दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, और दूसरा भाजपा ने यानी एनडीए ने अभी तक अपना मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार को घोषित नहीं किया है। तो जिस वोटर के मन में ये भावना चल रही है कि पता नहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो वोटर क्या करेगा, किस तरफ जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए, वो वोटर निश्चित रूप से कंफ्यूज्ड है। लेकिन ये भी सच मानिए कि लंबे समय से एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार और बीजेपी रहे हैं। तो उन वोटर्स का एक तारतम्य भी बना हुआ है जो जो बिगड़ा है नाराजगी की वजह से। और चिराग पासवान वो सबसे बड़ा फैक्टर है। और चूंकि इनकी उम्र भी हो चली है तो जेडीयू में भी बहुत लोग जस्टिफाइड भी मानते हैं। तो इसमें पूरी जेडीयू दो हिस्सों में बटी है, सवर्ण और गैर सवर्ण। जो सवर्ण तबका है तो जस्टिफाइड मानती है कि अब तो उम्र हो चला, इतना साल राज कर लिए, अब तो कुर्सी से हटना चाहिए। इवन देखिए ललन सिंह भी वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा बीजेपी बोल रही है। ललन सिंह बोल रहे हैं कि विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें नेता चुन लिया जाएगा, पिछले बार भी हमको कम सीट आई थी लेकिन हमको मुख्यमंत्री बना दी बीजेपी, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन वो ये बात छुपा जा रहे हैं कि पिछले बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित किया गया था, तब कम सीटें आने के बाद भी बनाया गया। इस बार घोषित ही नहीं किया गया है तो कम सीट आने के बाद क्यों बना देंगे, कैसे बना देंगे? ये बात वो छिपा जाते हैं, बचा जाते हैं, नहीं बताते हैं। तो ये कंफ्यूजन है और यही महागठबंधन के लिए उम्मीद भी है। क्योंकि कई बार आपने देखा कि लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है जैसी बातें भी चली।
तो उसमें भी ये लगता है कि चिराग पासवान को सपोर्ट नहीं करना है। इस नारे का मतलब यही है। और आने वाले समय में आरजेडी और लालटेन में मतलब आरजेडी और जेडीयू मिल सकता है, इस तरह के का शिगुफा है इसमें। ऐसे भी अच्छा। मेरा मानना है कि हाँ। जी, जी, पूछ रहे थे। अब देख रहे हैं ग्राउंड पर ऐसा भी माहौल है कि अगर नीतीश को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो लोगों में ये भावना है कि कल को हाँ वो आरजेडी के साथ भी आ सकते हैं। ऐसा है जमीन पर हालात? देखिए, लोगों को यकीन नहीं होता इस बात में कि हम्म। अपने दम पर मतलब ऐसी स्थिति बनेगी कि महागठबंधन के पास विशुद्ध रूप से बहुमत होगा। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको लगता है महागठबंधन को नहीं आएगा बहुमत, तो हाँ। या एनडीए को जेडीयू छोड़ के बहुमत आने का सवाल नहीं है। यानी बिना नीतीश के सरकार नहीं बनेगी, आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं। हाँ। तो हाँ। ऐसे में सत्ता में आने के लिए संभावना का द्वार तो नीतीश कुमार ही है। तो हालांकि चुनाव के समय में ये बोलना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए नेता बोलेंगे नहीं इस बात को। इसीलिए तो तेजस्वी यादव का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे घोषित किया गया है कि कुछ जी हो बिल्कुल। जाए लेकिन अब और नीतीश नहीं। यही मैसेज देने बिल्कुल। का प्रयास अच्छा है। प्रेम कुमार सर, आप नीतीश कुमार की स्थिति क्या देख रहे हैं आज? क्योंकि तो आप इतने समय से बिहार में सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी समझ रहे हैं। नीतीश कुमार की स्थिति थोड़ा बताइए। देखिए, मैं अब आज भी मानता हूं कि आरजेडी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी इस बार बीजेपी नहीं, जेडीयू होगी, ऐसा मुझे अच्छा। लगता है। ओके। और इसका कारण है नीतीश कुमार के विरोध में कोई लहर नहीं है, नाराजगी नहीं ओके। है। महिलाओं में मेंटली सब अतिरिक्त मिक्स में दिख रही है। आकर्षण, हाँ। हम्म। जी, महिलाओं में अतिरिक्त आकर्षण है। एक बात जो कही जा रही है ना कि शराबबंदी हम खत्म कर देंगे, ये बात दबी प्रशांत जुबान में तेजस्वी भी कहते रहे हैं और जन स्वराज हम्म। ने तो मुद्दा ही बनाया है। हम्म। लेकिन इस नारे से महिलाएं खुश नहीं हैं। महिलाओं का अपना टेक है। महिलाओं का कहना है कि चलिए जो करप्शन होता है वो सब तो अलग बात है, लेकिन आज हम कोई शराब पी के अपने घर में हमारे साथ मारपीट तो नहीं कर सकता है मर्द। मर्द हमारे साथ में शराब पी के मारपीट करेगा तो सीधे जेल जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि शराब पीना मना है। इसी तरह से शराब पी के कोई सड़क पर घूमता हुआ टहलता हुआ नजर तो नहीं आता है, जिसको पीना है चुपके से पीते हैं। तो ये सारी चीजें, इससे कुछ हमें राहत मिली है, ये महिलाओं का अच्छा टेक प्रेम है, वो कुमार सर, एक शराबबंदी के चीज जो पक्ष मैंने में। देखी दुर्भाग्य से आज भी ये स्थिति बिहार के कई बिहार गांवों में है, कस्बों में है कि एक तरफ तो ये वो वर्ग है महिलाओं का जो ये कहता है कि शराबबंदी गलत, शराब का खुलना, दोबारा से शराब बैन हटना गलत है। और एक वर्ग पुरुषों का है जो ये कहता है कि हाँ अगर हट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बात जो जिस वजह से मुद्दा उठाया प्रशांत किशोर ने। तो बिहार में दुर्भाग्य से वो अभी भी स्थिति है, जो महिला वोटरों के ऊपर जो प्रभाव है वो पुरुष वोटरों का ज्यादा होता है। तो उस स्थिति में आपको क्या लगता है कि किस तरफ जाएंगी महिलाएं? देखिए, एक बात क्लियर करनी पड़ेगी कि शराब के समर्थन में कोई नहीं है। हाँ। शराब की बिक्री प्रतिबंध के बावजूद हो रही है, हो रही है। और हाँ। हो ही रही है। काला बाजार अगर खड़ा सामने में हो ही रहा है, तो फिर इस ढोंग को क्यों किया जाए, ये कह रहे हैं वो लोग जो ये हाँ। शराबबंदी को बंद करना चाहते राइट हैं। राइट। दरअसल शराबबंदी हो अगर पूरे देश में तब तो ठीक है, लेकिन बिहार में होगा तो उत्तर प्रदेश से शराब का चुप चोरी छिपे हो ही जाएगा, ट्रेन से इधर से उधर से हो जाता है, यानी तस्करी हो जाती है। तो जी। क्या तस्करी का धंधा फलने फूलने दिया जाए, ये क्वेश्चन है। इसलिए जो शराबबंदी हटाने की बात करते हैं वो भी पूरी चीज को पूरी तस्वीर के साथ नहीं देख या दिखा पा रहे हैं। लेकिन महिलाओं को लगता है भाई जो करप्शन हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं, मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, हमें तो सुरक्षा मिल रही है। शराबी पति अब पत्नी की पिटाई नहीं कर पाता है, ये तो जी बिल्कुल फैक्ट सही है ना। बात है, तो बिल्कुल सही बात ये चीज है। तो पुरुष और स्त्री का सवाल नहीं है। मुझे लगता है ये स्लोगन उनको स्पष्ट रूप से समझाना होगा कि महिलाओं को हम सुरक्षित रखेंगे, शराब की नीति चाहे जो हो, ऐसा बोल के तभी महिलाएं आश्वस्त होंगी, वरना शराबबंदी खत्म कर देंगे इतना बोलने से महिलाओं का साथ नहीं मिलने वाला है। ओके। अच्छा ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि इधर तेजस्वी यादव की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? यानी आरजेडी की क्या स्थिति दे रहे हैं, वो भी तब जब महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिए गए हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव सबसे एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा भीड़ जुटाऊ,
सबसे ज्यादा उम्मीदवारों सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाले, हाँ। और युवाओं की तो उम्मीद है, रोजगार का उनका नारा बहुत चैंपियन नारा है। उनके नारे पर एनडीए आई है। जो जी। एनडीए, जो जेडीयू कहा करते थे नौकरी कहाँ से दोगे, बाप के घर से लाओगे क्या, वही एनडीए आज 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात करने लगा है। तो इसका मतलब है कि तेजस्वी से एनडीए को भी डर लगता है। और तेजस्वी आज निस्संदेह बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। उनकी पॉपुलैरिटी के सामने नीतीश कुमार या कोई भी व्यक्ति नहीं टिकते हैं, ये साफ है। यही कारण है कि महागठबंधन को उम्मीद भी है कि वो सत्ता में आ सकता है। देखिए, इसमें एक फैक्टर थोड़ा सा कांग्रेस का जिक्र कर देते हैं हाँ, तेजस्वी के साथ साथ, कि महागठबंधन को कहाँ लग रहा है कि शायद सत्ता में ना आए। तो कांग्रेस में देखिए 61 सीट्स कांग्रेस को दी गई। हाँ। 61 सीट्स में 15 सीट्स ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस ने कई बार चुनाव जीते हैं। 14 सीट्स ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस ने सिर्फ एक बार चुनाव जीता है, और 23 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस ने कभी जीता ही नहीं। 9 सीट्स पर फ्रेंडली फाइट है। तो आप समझिए सिर्फ 15 सीट ही रह जाती है ना जहां कांग्रेस ने जीता है। 9 सीट पे फ्रेंडली फाइट, 14 सीट में एक बार जीते, 14, 9, 23, और 23 सीट पे कभी जीते ही नहीं। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस 20 प्लस होगा तो आश्चर्य की बात होगी ना। तो ये जो नुकसान होगा, फिर कांग्रेस पर टीकरा फिर फोड़ा जाएगा कि आपका स्ट्राइक रेट कम है। स्ट्राइक रेट तो पहले से मालूम है, 23 सीट तो कभी जीती नहीं, वो सीटें दे दी गई हैं। तो इस हिसाब से परफॉर्म तेजस्वी यादव को करना पड़ेगा। अगर जी। तेजस्वी यादव की पार्टी का स्ट्राइक रेट पहले से बेहतर नहीं होता है, जैसे पिछले चुनाव में बेहतर नहीं था, पिछले चुनाव में आरजेडी की सीट घटी थी। जब लीडिंग पार्टी की सीट अपनी घट जाएगी तो सत्ता में कैसे आएगी। तो इस बार भी सत्ता में आना है तो आरजेडी को ही बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा। अगर नीतीश कुमार की सीटें ज्यादा आती हैं तो क्या होगा? नीतीश कुमार की सीटें ज्यादा आएंगी तो नीतीश कुमार को नेता चुनने में बहुत आसानी होगी, और पूरा झंझट ही खत्म हो जाएगा। नीतीश को ज्यादा सीटें आए और एनडीए को भी ओवरऑल ज्यादा सीटें आए, तब तो महागठबंधन की उम्मीद ही खत्म। फिर तो नीतीश नहीं, कुमार को, अगर नीतीश की भाजपा से ज्यादा, मतलब आपको लगता है कि मैं ये बोल रही हूँ नीतीश की ज्यादा सीटें आ रही हैं तो क्या होगा? क्या उन्हें मुख्यमंत्री आसानी से बना दिया जाएगा या फिर तब दूसरा खेल हो जाएगा? क्योंकि भाजपा का बहुत पुराना सपना है अपना मुख्यमंत्री बिठाने का बिहार में। देखिए, नीतीश कुमार से कम सीट आने पर बीजेपी का मॉरल ही नहीं अलाउ करेगा कि मॉरली वो नीतीश को हटा सके। जब तक कि नीतीश स्वयं न बोले कि हम और नहीं बनना चाहते। क्योंकि जब कम सीटें रहने पर आप मुख्यमंत्री बना रहे थे, तो अधिक सीट रहने पर आप कैसे मुख्यमंत्री छीन सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। अगर एनडीए का बहुमत हो और उसमें जेडीयू की सीटें ज्यादा हो तब। लेकिन अगर एनडीए का बहुमत नहीं हो, तब तो नीतीश कुमार निश्चित महागठबंधन को तय करना पड़ेगा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हम स्वीकार करें या नहीं करें, और कोई चारा ही नहीं है। फिर तो आपको नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना होगा। इसीलिए कांग्रेस तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में संकोच कर रही थी, क्योंकि इससे नीतीश का ऑप्शन खत्म हो जाता है। नीतीश हम एनडीए के खेमे में धकेल देते हैं। ये कांग्रेस का स्टेप रहा। चलिए, और अभी अच्छा ये भी है कि जो 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जा रहे हैं, इसका क्या असर देख रहे हैं आप? इसका बहुत ज्यादा असर रहा, लेकिन इसका काउंटर किया तेजस्वी यादव ने, और बहुत सारी योजनाएं तेजस्वी जो दीदी हैं, क्या दीदी नाम है, लेकिन जीविका दीदी है। जी, लेकिन सर अंतर जीविका है, दीदी। एक 10,000 वाली किस्त तो चली गई, 32,000 वाली तो तब जाएगी जब वो सरकार में आएंगे। तो ये अंतर क्या प्रभाव डालेगा? देखिए, ये अंतर जो है कुछ ना कुछ जोड़ेगा ही, नुकसान तो नहीं करेगा ना। तेजस्वी यादव ने जो भरोसा दिया उसमें नुकसान तो होना नहीं। महिलाएं नीतीश को पसंद करती रही हैं, लेकिन उसमें प्रवेश करने का उस समर्थन में तेजस्वी ने किया। आज अमित शाह को देख लीजिए, आज उन्होंने जीविका दीदी के लिए 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया लोन देने का वादा कर दिया है। इसका मतलब है कि उनको तेजस्वी की घोषणा से डर लग रहा है, इसीलिए और वादा कर रहे हैं। और तो तेजस्वी कहते भी है कि हमारी नकल करते हैं। हाँ, नकल करते हैं, फिर आज भी नकल किए।
भाई यही चीज घोषणा पत्र में आपने क्यों नहीं डाला कि जीविका दीदी को हाँ। हम लोन दिलवाएंगे 2 लाख 3 लाख, वो आपने नहीं डाला। और जब लगा कि तेजस्वी कर रहे हैं तो आज घोषणा कर रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव का जो चुनाव कैंपेन है वो बहुत सुगठित है, और मुझे लगता है अच्छा कैंपेन, अच्छी लड़ाई। जीत हार क्या होगी वो बात अलग है। बहुत कांटे की लड़ाई दिख रही है। बहुत लोगों का मानना है एनडीए आ जा रहा है, बहुत लोग का मानना है कि नहीं महागठबंधन चौंकाएगा। ये दोनों ही स्थितियां हैं। जंगल राज का फैक्टर कितना प्रभाव डाल रहा है बिहार में? देखिए, जंगल राज का परसेप्शन दिमाग में इनबिल्ट है लोगों। अच्छा। और वो क्या है, इस हिसाब से है कि जो बीजेपी के वोटर्स हैं, कारोबारी हैं, सवर्ण वोटर्स हैं, वो लोग इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं। हमको नाराजगी है लोकल एमएलए से, हम उसको नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, नहीं देंगे तो जंगल राज आ जाएगा। ये उनके वोटर्स में मन है, तो वो मन बनाते भी हैं कि हम अगेंस्ट में जाएं, तो आखिरकार फिर वहीं रह जाते हैं। ये स्थिति है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे लोग जो हैं, राजनीतिक हाँ, लामबंदी तो साफ है ना, जातिगत आधार पर भी है। एकदम तो वो साफ है। लोग हाँ। जंगल राज मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जंगल राज से बुरी हालत आज के राज्य में है। आज किसी की जान सुरक्षित नहीं है। एएसपी लेवल के व्यक्ति को पटना में मार दिया जाता है। मतलब हॉस्पिटल में घुस करके मार दिया जाता है। कोई सुरक्षित नहीं है। हर दिन घटनाएं घट रही हैं, और राजनीतिक संरक्षण आज भी है अपराधियों को। अनंत सिंह का उदाहरण है। अनंत सिंह को पैरोल पर छोड़ा ही क्यों गया था चुनाव के समय में, जब वो आके फिर क्राइम ही कर रहा है, फिर से जेल ही जाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बटा हुआ है, जंगल राज के इशू पर बटा हुआ है, और सबको ये लगता है, कम से कम इंटेलेक्चुअल क्लास तो ये सोचता है कि भाई जो बात बहुत पहले हो गई उसको आज बोलने की क्या जरूरत। जंगल राज इससे 15 साल, या 15 साल का अगर जंगल राज था तो हर 5 साल पर उसी जनता ने चुना था ना। 5 साल बाद फिर जनता ने जंगल राज चुन दिया, फिर 5 साल बाद जनता ने जंगल राज चुन दिया। तो फिर जनता को ही आप दोष दे रही हैं। तो उसी तरीके से आज भी 2 दशक से आप सत्ता में हैं, और आप कंपेयर कर रहे हैं पिछले 15 साल की। तो ये डिबेटेबल है, मगर हम ये कह रहे हैं कि जंगल राज का मुद्दा जो है बीजेपी के समर्थकों के बीच में बहुत एक खौफ बना करके रखा गया है कि नहीं वोट करोगे हमको, अगर हमारे एमएलए की जितनी भी नाराजगी हो, हमारी सरकार से जितनी नाराजगी हो, मुझे वोट दोगे तो फिर जंगल राज आ जाएगा। तो ये अच्छा, दरअसल नारा अपने सपोर्टर्स के लिए ज्यादा है। हाँ, एक बात तो बिल्कुल साफ है प्रेम कुमार सर कि बिहार में जातिगत समीकरण जो है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। आपको क्या लगता है कि आरजेडी अच्छी जो जातीय गोलबंदी कर पा रही है, या फिर एनडीए ने अच्छी जातीय गोलबंदी करी है? देखिए, जो फर्क आया है वो है कि आरजेडी ने बहुत सारे भूमिहार उम्मीदवारों को टिकट दिया इस बार, यस, और उनको महिलाओं को अपने भी साथ बहुत ज्यादा जोड़ा। टिकट दिया। कुछ सीटें हैं परबत्ता में डॉक्टर संजीव कुमार, मटिहानी में बोगो सिंह, इन सबको जोड़ा, और वहां भूमिहार उम्मीदवार इनके जीतने के चांसेस भी हैं। तो एक तरह से सेंधमारी की उनके वोटर्स के बीच में। अच्छा। और दूसरी तरफ ईबीसी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाई, हाँ, कुशवाहा को भी लुभाया, और यादव जो उम्मीदवार होते थे उनकी संख्या थोड़ी घटाई पहले के कम मुकाबले। रखती। तो ये इस तरह से एक संयोजन बनाने का प्रयास किया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव को ये पता है कि हम पर ये इल्जाम लगता है कि यादवों का की हाँ, गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो इससे वास्तव में एक भय भी रहता है, जो वो ईबीसी की जातियां, जिनको यादव से भी डर लगता है, जिनको भूमिहार से भी डर लगता है, सवर्ण और यादव सबसे डर लगता है, तो उनको लुभाने के लिए दोनों ही पार्टियां प्रयास करती हैं। तो इस बार अच्छा ये तेजस्वी यादव ने जी बोलिए सर, प्लीज कंप्लीट इस बार करिए। तेजस्वी यादव ने एक काम किया, कुशवाहा वोटर्स को जोड़ने का प्रयास किया, भूमिहार वोटर्स को जोड़ने का प्रयास किया, दलितों के बीच में अच्छा एक संयोजन बनाया जिसमें कांग्रेस बढ़ चढ़ कर काम कर रही थी। कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है कि वो दलित वोटर्स को यूनाइट करके परोस करके दे रही है उस आरजेडी को, जिसके साथ दलित वोटर जुड़ना नहीं चाहता है इंडिविजुअली पार्टी के हिसाब से। कांग्रेस के कारण वो जुड़ेगा, लेकिन दलित वोटर्स आरजेडी के साथ अपने आप नहीं जोड़ने वाला है, ये फैक्ट।
अच्छा, युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है इस चुनाव में। जो भी जीतेगा, युवाओं का वोट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। रोटी रोजगार का मुद्दा जो है वो कितना ज्यादा बढ़ चढ़ करके काम आने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा वादा कर दिया है, जिस पर भाजपा बार बार कह रही है कि ये कैसे करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे 20 दिन के अंदर सरकार में आने के। आपको क्या लग रहा है कि लोग जमीन पर क्या कह रहे हैं इस वादे पर? क्या वो एनडीए वाले जंगल राज पर भारी पड़ रहा है? देखिए, युवा तो झूम रहे हैं तेजस्वी यादव के इस नारे पर। अच्छा। युवा एक तरफा मोहब्बत जिसको बोलते हैं कि रोजगार को लेके किसी एक पर भरोसा है तो तेजस्वी यादव पर है। हाँ। और हमें लगता है कि इस चुनाव का अगर टर्निंग पॉइंट अगर कुछ हाँ। साबित होता है तो ये युवा ही साबित होंगे इन फेवर ऑफ महागठबंधन। और अगर उधर देखें एनडीए में अगर कोई टर्निंग पॉइंट होगा तो वो महिलाएं होंगी जेडीयू के कारण। हम्म। हम्म। बीजेपी, मैं पहले भी कह रहा हूं, बीजेपी के प्रति वो आकर्षण नहीं है और जो आकर्षण जेडीयू के लिए है। तो ये कुल मिला के इधर की ताकत युवा है और उधर की ताकत महिलाएं हैं। महिलाओं में सेंधमारी तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन युवाओं में सेंधमारी हम्म। एनडीए नहीं कर पाया है। ये हम्म। वस्तु स्थिति यही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। और सर, हमें समय आप जरूर देते रहा करें। नमस्कार। जय हिंद।